अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जिंदगी की खूबसूरत नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मुल्क का सफर कराने जा रहे हैं जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, मगर अपनी यूनिक आइडेंटिटी, कल्चर और रिमार्केबल डेवलपमेंट की एक मुनफरिद कहानी रखता है। ये मुल्क दुनिया के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में शुमार होता है, जहाँ जिंदगी हर लम्हा एक नई रवानी के साथ आगे बढ़ती है। यहाँ के लोग अनथक मेहनत, कारोबारी ज़हनियत और जिंदगी से भरपूर जीने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल रक्शाज रखने वाला मुल्क कहलाता है। जहाँ रूरल एरियाज में यही बुनियादी जरिया आमदोरफ्त यानी प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, भी इसी मुल्क में वाक़ है और अपने नेचुरल ब्यूटी और जंगली हयात के तनों यानी वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी के बायस आलमी सतह पर एक नुमाया मकाम रखता है। दोस्तों, ये मुल्क अपनी तहजीब, तारीख और रवायात के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल 21 फरवरी को यौम मादरी ज़बान मनाया जाता है, जिसे बाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने बिनुल अक़वामी यौम मादरी ज़बान यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पर तस्लीम कर लिया। यहाँ के देही इलाके आज भी अपनी अलग पहचान रखते हैं, जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल रक्षा आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, चाय की सनत में सदर का शुमार दुनिया के बेहतरीन चाय पैदा करने वाले खित्तों में होता है, जहाँ खुशबूदार चाय के पत्तों की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। हैरान कुन बात यह है कि इस मुल्क में साल के 6 मुख्तलिफ मौसम होते हैं: बहार, गर्मी, बरसात, खजान, हल्की सर्दी और सख्त सर्दी, जो इसकी कुदरती खूबसूरती को मजीद दिलकश बना देते हैं। मगर कुदरती आफात भी यहाँ के लोगों का इम्तिहान लेते रहती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सैलाब और तूफान बांग्लादेश में आते हैं। यहाँ के लोग तालीम और रोजगार के लिए दीगर ममालिक का रुख करते हैं, जबकि गैर मुल्की तलबा भी बांग्लादेश तालीम हासिल करने आते हैं। सामीन, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से कैसे अलहदा हुआ? इसमें भारत का क्या किरदार था? यहाँ के लोग ज्यादातर तालीम के लिए किस मुल्क जाते हैं? अगर कोई पाकिस्तान या भारत से आकर बांग्लादेश में कारोबार करना चाहे तो क्या ये मुमकिन है? और बांग्लादेश में कौन कौन से कारोबार सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श है? इसकी करेंसी पाकिस्तान के मुकाबले में कैसी है? और सबसे इंटरेस्टिंग, अगर कोई शख्स बांग्लादेशी लड़की से शादी करना चाहे तो क्या ये मुमकिन है? तो इन तमाम सवालात के जवाबात सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपके लिए कई दिलचस्प मालूमात जमा की है। तो आखिर तक जरूर देखिए। हमारे चैनल इन्फो जहान टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें मजीद बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की कौमी ज़बान बंगाली है, जो मुल्क के तकरीबन 98% आबादी बोलती है। इसके अलावा अंग्रेजी भी वसीअ पैमाने पर सरकारी और कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुल्क में चकमा, मरू, संताल और गारो जैसे मकामी ज़बानें भी बोली जाती है, जो मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों की नुमाइंदगी करती है। दोस्तों, बांग्लादेश का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जिसका मतलब अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है। बांग्लादेश 2 अल्फाज बंगला और देश से मिलकर बना है। बंगला इस खित्ते की जबान और सकाफत को जाहिर करता है, जबकि देश का मतलब मुल्क या वतन की है। इस तरह बांग्लादेश का मतलब बंगालियों का मुल्क। ये नाम 1971 में मुल्क की आज़ादी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया गया। 5 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया, और 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाले, बांग्लादेश को मुकम्मल आज़ादी हासिल हुई। इससे पहले इस खित्ते को मशरक़ी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जो 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक कई दहाइयों तक जारी रही, और बिल आखिर एक तारीखी जंग के बाद ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा। सामीन, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और इसका इक्तिसादी, सियासी और सकाफती मरकज भी है। ढाका दुनिया की गुंजानाबाद शहरों में से एक है और अपनी गारमेंट्स इंडस्ट्री और तारीखी अहमियत की वजह से मशहूर है। दोस्तों, अगर बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी की बात की जाए तो बांग्लादेश की अलहदगी की तारीख 1947 में बरसगीर की तकसीम से शुरू होती है, जब बरतानवी राज के खात्मे के बाद बंगाल 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। मशरकी बंगाल को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया और इसी मशरकी पाकिस्तान का नाम दिया गया। अगरचे बंगालियों की तादाद पाकिस्तान की कुल आबादी का 56% थी, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें सियासी और इक्तिसादी तौर पर मुसलसल नजरअंदाज किया गया। उर्दू को कौमी ज़बान बनाने के फैसले के खिलाफ बंगाली अवाम ने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में 1952 में एक तहरीक का आगाज हुआ, जिसको तहरीकी ज़बान का नाम दिया गया, जिसमें कई मुजाहिरीन जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, इसी नाइंसाफी ने मशरकी पाकिस्तान में एहसासी महरूमी को जन्म दिया।
اس کے بعد 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں مشرقی پاکستان میں خود مختاری کی تحریک تیزی سے بڑھنے لگی۔ 1970 کے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کے عوامی لیگ نے بھاری اکثریت حاصل کی، لیکن مغربی پاکستان کی قیادت نے انہیں اقتدار منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سیاسی بحران نے مشرقی پاکستان میں بڑے پیمانے پر مظاہروں اور ہڑتالوں کو جنم دیا۔ 25 مارچ 1971 کو پاکستانی فوج نے آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے ایک فوجی کارروائی شروع کی، اس میں ہزاروں بنگالی شہریوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد عوامی مزاحمت میں شدت آ گئی اور 26 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد ایک خونی جنگ چھڑ گئی جس میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے اور کروڑوں لوگوں نے بھارت میں پناہ لی۔ بالآخر 16 دسمبر 1971 کو بھارتی فوج اور مکتی باہنی، جو ایک بنگالی لبریشن فورس تھی، کی مدد سے پاکستانی فوج نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ دوستو، اگر بنگلہ دیش کی جیوگرافی پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ ملک جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے اور یہ اپنے بارڈرز کو بھارت، میانمار اور خلیج بنگال کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ بھارت اس کے ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ میں واقع ہے اور بنگلہ دیش کی سب سے لمبی سرحد بھی بھارت کے ساتھ ہی ہے، جو تقریباً 4096 کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی زمینی سرحد مانی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کی جنوب مشرقی سرحد میانمار سے ملتی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 271 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی جنوب میں خلیج بنگال ہے، جو اسی بحری راستے سے دنیا کی دیگر ممالک سے جوڑتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے بنگلہ دیش کو دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں تقریباً 700 سے زائد چھوٹے بڑے دریا موجود ہیں جو اسے زرخیز بناتے ہیں اور ماہی گیری کو ایک اہم صنعت بناتے ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش کا قومی پرچم سبز اور سرخ رنگوں پر مشتمل ہے، جسے 17 جنوری 1972 کو باضابطہ طور پر اپنایا گیا۔ پرچم کا سبز رنگ ملک کی زرخیز زمین، قدرتی خوبصورتی اور خوشحالی کی علامت ہے، جبکہ درمیان میں موجود سرخ دائرہ یعنی ریڈ سرکل آزادی کی جدوجہد میں بہنے والے شہداء کی خون کی یاد دلاتا ہے۔ پرچم کا یہ سرخ دائرہ سورج کے طلوع ہونے کو بھی ظاہر کرتا ہے، جو ایک نئے بنگلہ دیش کی امید کا استعارہ ہے۔ سامعین، بنگلہ دیش کی تاریخ بہت قدیم اور ڈائیورس ہے، جو مختلف تہذیبوں، سلطنتوں اور جنگوں سے گزر چکی ہے۔ اس خطے میں انسانی آبادی کے آثار ہزاروں سال پرانی ہے اور یہاں کئی قدیم سلطنتوں نے حکمرانی کی، جن میں موریہ، گپتا اور پال سلطنت شامل ہے۔ قرون وسطیٰ کے دور میں بنگال ایک خوشحال اور ثقافتی طور پر ترقی یافتہ خطہ تھا، جہاں اسلامی حکمرانوں نے صدیوں تک حکومت کی۔ 1957 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے پلاسی کی جنگ، جس کو بیٹل آف پلاسی کہا جاتا ہے، میں نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر اس خطے پر قبضہ کر لیا اور یہ علاقہ برطانوی راج کے تحت آ گیا۔ 1947 میں بری صغیر کی تقسیم کے بعد بنگال 2 حصوں میں بٹ گیا، مشرقی بنگال جو مشرقی پاکستان بنا اور مغربی بنگال جو بھارت کا حصہ بنا۔ دوستو، مشرقی پاکستان کے عوام کو کئی دہائیوں تک سیاسی، معاشی اور لسانی ناانصافیوں کا سامنا رہا، جس کے نتیجے میں 1971 میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ ایک خونریز جنگ کے بعد 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ آزادی کے بعد بنگلہ دیش کو کئی سیاسی اور معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج یہ ملک تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری، زراعت اور IT سیکٹر میں اس کی معیشت نمایاں ترقی کر رہی ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، جو ملک کی آبادی کا تقریباً 91% حصہ بنتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر سنی مسلمان ہیں، جبکہ ایک چھوٹی تعداد شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ملک میں ہندو مت دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، جس کے پیروکار تقریباً 7% ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت اور عیسائیت کے ماننے والے بھی موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد نسبتاً کم ہے، جو تقریباً 2% کے قریب ہے۔ سامعین، بنگلہ دیش کا آئین ایک سیکولر ریاست کی اصولوں پر مبنی ہے، لیکن اسلام کو ریاستی مذہب کا درجہ حاصل ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور مذہبی تہواروں کو بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش کا قومی کھیل کبڈی ہے، جو صدیوں سے یہاں کی ثقافت اور دیہی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ یہ ایک روایتی کھیل ہے جس میں کھلاڑی مخالف ٹیم کی کھلاڑیوں کو چھو کر بغیر پکڑے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبڈی بنگلہ دیش کے دیہات میں خاص طور پر مقبول ہے اور قومی سطح پر بھی اس کا فروغ جاری ہے۔ اگرچہ کرکٹ ملک میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے، لیکن کبڈی کو 1972 میں قومی کھیل کا درجہ دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے طلباء اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اکثر بھارت، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور ملیشیا جیسے ممالک کا انتخاب کرتے ہیں۔ بھارت اپنی جغرافیائی قربت اور کم تعلیمی اخراجات کی وجہ سے بنگلہ دیشی طلباء کے لیے ایک پسندیدہ منزل ہے، خاص طور پر میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبوں میں۔
अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी तलबा स्कॉलरशिप या खुद कफालत के जरिए तालीम हासिल करते हैं, जहाँ वो बिजनेस, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस जैसे शोबों में अपनी तालीम जारी रखते हैं। हालिया बरसों में मलेशिया भी एक मकबूल तालीमी मरकज बन गया है, क्योंकि वहाँ मेयार तालीम निस्बतन कम लागत में फराहम की जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए अच्छे कारोबारी मौके मौजूद है, खास तौर पर पाकिस्तान और भारत से आने वाले ताजरों के लिए। मुल्क की मईशत ज्यादातर गारमेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर मुनहसर है, जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा IT, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, शिप बिल्डिंग और रॉयल एस्टेट जैसे शोबे भी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। यहाँ मजदूरी की लागत कम है, जिससे कारोबार के अखराजात कम होते हैं। हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए टैक्स में छूट और खसूसी इक़्तिसादी जोन जैसे मराहत भी दी है। बड़ी आबादी और लोगों की बढ़ती हुई खरीदारी ताकत की वजह से बांग्लादेश में मुख्तलिफ कारोबार मुनाफा बख्श साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई शख्स बांग्लादेशी लड़की से शादी करना चाहे तो ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी होते हैं। शादी के लिए दोनों फरीकों के बाहमी रजामंदी, कानूनी उम्र लड़की के लिए कम से कम 18 साल और लड़की के लिए 21 साल और जरूरी दस्तावेजात जैसे पासपोर्ट, वीजा और निकाह नामा दरकार होता है। अगर गैर मुल्की शहरी शादी के बाद बांग्लादेश में रहना चाहे तो इसी वीजे पर रिहाइश की इजाजत हासिल करनी होगी। मजहब के लिहाज से शादी के कवानीन मुख्तलिफ हो सकते हैं और बाज़ सूरतों में मकामी हुक्काम या खानदान की मंजूरी भी जरूरी हो सकती है। दोस्तों, बांग्लादेश में साल भर 3 बड़े फसलें उगाई जाती है, जो ज़रूरी मईशत की रेल की हड्डी समझी जाती है। इनमें अमान, ओश और बोर सबसे अहम फसलें हैं, जो चावल की पैदावार का बुनियादी हिस्सा है। अमान फसल आमतौर पर मानसून के बाद उगाई जाती है और सर्दियों में पककर तैयार होती है, जबकि ओश फसल गर्मियों में हो जाती है और मानसून से पहले काटी जाती है। बोर फसल खुश्क मौसम में उगाई जाती है और जदीद आबपाशी यानी इरिगेशन के जरिए इसकी पैदावार को मुमकिन बनाया जाता है। चावल के अलावा गंदम, मकई, दालें, गन्ना, आलू और सरसों की भी काश्त की जाती है। ज़री ज़मीन की ज़रख़ीज़ी और दरियाओं की मौजूदगी की वजह से बांग्लादेश में साल भर मुख्तलिफ फसलों की काश्त मुमकिन है, जो मुल्क की मईशत और खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, तो ये थी आज की बांग्लादेश का सफ़र। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बांग्लादेश के बारे में बहुत से नए और दिलचस्प मालूमात मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो हमें कमेंट्स में अपने राय ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसे मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।